बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ श्रेयांश। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट नंबर 20। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हाउ वाज द रशियन सोसाइटी सोशलाइज्ड। फाइनली बोल्शेविक पार्टी के पावर में हाथ में पावर आ गई थी और अब बोल्शेविक पार्टी जो है वो रसिया को सोशलाइज करने के स्टेप्स ले रही थी। तो पिछले लेक्चर में हमने सारे पॉइंट्स देखे थे कि कैसे रशियन सोसाइटी को सोशलाइज किया जा रहा था। अब इन 1924 एक इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ? तो आपका सबसे चहेता जो हीरो रहा रशियन रेवोल्यूशन का, व्लादिमीर लेनिन, उनकी डेथ हो जाती है। 21 जनवरी 1924 को व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो जाती है और आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन, जो कि मेन पर्सन रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन के, उनकी डेथ के बाद पावर जो है, मीन्स सिंपली कह सकते हो कि बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर हैं वो एक नए शख्स बनते हैं जिनका नाम रहता है जोसेफ स्टालिन। ठीक है, तो स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं? स्टोरी का बैकग्राउंड ये है कि रशियन रेवोल्यूशन पूरा खत्म हो चुका है, बोल्शेविक पार्टी को व्लादिमीर लेनिन ने जीत दिला दी है, रशिया में पूरी तरीके से बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल हो गया है, यूएसएसआर का फॉर्मेशन एंड ऑल सब कुछ करके एक वेल पैक्ड मैनर में रसिया को छोड़ के व्लादिमीर लेनिन चले गए। व्लादिमीर लेनिन की डेथ हो गई और आफ्टर व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के न्यू रूलर बने वो थे जोसेफ स्टालिन। ठीक है, अब जोसेफ स्टालिन के आने के बाद रशिया में ऐसा नहीं था कि सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। एक अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, वो था एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। रसिया में देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से चल रही थी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कलेक्टिव लैंड्स की भी पॉलिसी रखी गई थी कि लैंड्स को भी लैंड्स जो कि कॉन्फिस्टिकेटेड लैंड था, जो नोवेल्टी क्लास से लिया गया था, जो ट्रांसफर्ड लैंड था, उस पे जो पीजेंट्स हैं वो कलेक्टिवली काम कर रहे थे, लेकिन इससे उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था और रसिया में एक तरीके से कह सकते हो कि फेमाइन की सिचुएशन आ गई थी, बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो गया था। तो अब इस फूड ग्रेन्स के शॉर्टेज की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या स्टेप्स लिए गए और उसको क्या नाम दिया गया एंड ऑल, कैसे कब कहाँ क्या हुआ, सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इस लेक्चर में हमारा पॉइंट होगा कि स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, जोसेफ स्टालिन पावर में आ गए हैं और अब ये जो शॉर्टेज की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसके बाद जोसेफ स्टालिन जो है वो एक नया स्टेप लेंगे कलेक्टिवाइजेशन का। तो क्या था कलेक्टिवाइजेशन, कैसे क्या हुआ, इसमें क्या लोगों का रिएक्शन रहा, वो सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, फर्स्ट थिंग इज आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन इन जनवरी 1924, 21 जनवरी था, जनवरी 1924 में व्लादिमीर लेनिन के डेथ के बाद हु टुक ओवर? तो जोसेफ स्टालिन टुक ओवर द बोल्शेविक। बोल्शेविक पार्टी का नया रूलर कौन बना? जोसेफ स्टालिन। तो ये तो एक शॉर्ट स्टोरी था, मतलब एक शॉर्ट पॉइंट था जो आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि ये आगे की जो स्टोरी है पूरी, अभी ऐसे सोचोगे कि ये जोसेफ स्टालिन कहाँ से आ गए। तो ये सबसे पहले याद रखो कि 1924 में इनकी डेथ हो गई थी व्लादिमीर लेनिन की, जिसके बाद पावर किसके हाथ में आ गया था? तो जोसेफ स्टालिन की। अब जोसेफ स्टालिन सारी चीजें आगे की करेंगे। इन 1927 टू 1928, 1927 से 8 के आसपास, मीन्स ये वो टाइम है जब रसिया में देखो 22 तक हमारा सिविल वॉर चला था। सिविल वॉर के बाद फाइनली यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ। यूएसएसआर के फॉर्मेशन के बाद डेथ हुई व्लादिमीर लेनिन की और उसके 4 साल बाद, 4 साल तक सिचुएशन उथल पुथल रही, मतलब जैसे भी रहा चलती रही। और आफ्टर 4 इयर्स एक नया प्रॉब्लम सामने आ रहा था, वो था एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। 1927 से 1928 के बीच में रसिया की सोसाइटी में एक तरीके से कह सकते हो कि एक फेमाइन जनरेट हो रहा था, फूड का शॉर्टेज हो रहा था। अब इस फूड शॉर्टेज से कोप करने के लिए, लड़ने के लिए लोग क्या किए? देखो, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो गवर्नमेंट फिक्स ग्रेन्स प्राइसेस, गवर्नमेंट ने कहा कि सारे ग्रेन्स का प्राइस फिक्स कर दिया। ठीक है, देखो ये पहले ही हो चुका था, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर रही थी प्राइसेस। जो 5 ईयर प्लान आया था, इसी में मैंने बताया था कि हर चीजों की प्राइसेस जो हैं ये गवर्नमेंट फिक्स किए जा रही थी। ठीक है, ताकि सोसाइटी में सब कुछ नॉर्मल चले। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट सारी चीजों की प्राइसेस फिक्स करती जा रही थी,
तो फूड ग्रेन्स के भी प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। और इसके बाद मतलब जब ये 1927 से 28 में जब एक्यूट स्टार्टेड हुआ तो इसके बाद गवर्नमेंट ने उस फिक्स्ड प्राइसेस पे पेजेंट्स से ग्रेन्स खरीदने की कोशिश की, बट रिजल्ट क्या रहा, पेजेंट्स डिनाइड टू गिव देयर क्रॉप्स टू सेल देयर क्रॉप्स टू गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस। पेजेंट्स ने कहा कि आपके द्वारा फिक्स किए गए प्राइसेस पे हम नहीं बेच पाएंगे। तो स्टैलिन को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ हो सकता है कि लोग छुपा के रखें, वो बेचना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हाई प्राइसेस नहीं दे रही थी, मीडियम प्राइसेस था। तो पेजेंट्स जो थे वो गवर्नमेंट के इस प्राइसेस पे अपनी ग्रेन्स को बेचना नहीं चाहते थे। अब इससे क्या हुआ, जो विलेज एरिया था, ठीक है, जो विलेज वाला एरिया था वहाँ पे तो फूड ग्रेन्स मतलब जो भी अन्न वगैरह है वो क्रॉपिंग की जाती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस किए जाते हैं। बट सिटीज में होता क्या है, सिटीज में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को तो ठीक था, नॉर्मल था सिचुएशन, लेकिन शहर में जो था, टाउन्स में सिचुएशन बहुत बुरी हो गई थी, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, लोगों को भूख का सामना करना पड़ा था और कई लोगों की डेथ भी होने लगी थी। तो हुआ क्या फाइनली, देखो एक्यूट शॉर्टेज था, गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइसेस फिक्स किए और लोगों से खरीदने की कोशिश की, बट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर क्रॉप्स। पीजेंट्स ने अपने क्रॉप्स को बेचने से मना कर दिया। एंड दिस वर्सन द टाउन्स कंडीशन, टाउन्स की जो कंडीशंस थी ये और बुरी होते चली गई। अब इसके बाद स्टैलिन बिलीव्ड, स्टैलिन को क्या लगता था, स्टैलिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कुलक्स, तो उसके बारे में बताता हूँ। रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स वर होल्डिंग ग्रेन्स, किसके लिए, फॉर हायर प्राइसेस। सोसाइटी में नॉर्मली देखते होंगे कि अगर कभी मार्केट में किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम रहती है, डिमांड और सप्लाई वाली कंडीशन है, डिमांड अगर ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पिछले 2 साल से, पिछले साल भी ये हुआ था और इस साल भी हो रहा है, प्याज की जो प्राइस थी ये पिछले साल भी बहुत ज्यादा राइज हो गई थी और इस बार भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। नॉर्मली एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जब किसी इंसान की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, लोग कहते हैं ना कि आपका भाव बढ़ गया है, कब बढ़ता है, जब आपको बहुत ज्यादा लोग पूछने लगते हैं, आप कुछ अचीव कर लेते हो और आपकी डिमांड बढ़ती है तो लोग कहते हैं कि आपकी भाव बढ़ गई है, और कई बार ऐसा होता भी है, लोगों का भाव बढ़ जाता है। तो वही चीज है कि जब डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम रहती है तो भाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सप्लाई कम है। तो लोग, यहाँ पे भी वही चीज था, जिनके पास था ग्रेन्स, स्टैलिन को लगता था कि कुछ लोग हैं जो रिच पीजेंट्स हैं वो ग्रेन्स को होल्ड करके रखे हुए हैं, रोक के रखे हुए हैं कि जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तब उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे और ज्यादा प्राइसेस कमाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो कुलक्स लिखा हुआ है ये समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि रिच पीजेंट्स के बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इतना तो कॉमन सेंस होगा। रिच पीजेंट्स को ही रशियन वर्ड था, कुलक्स जो है ये सिंपल सा एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग था वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया। एक 1 मार्क्स का ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय कुलक्स। तो कुलक्स इज द टर्म रिफर टू वेल टू डू पीजेंट्स ऑफ रशिया। जो रशिया में वेल टू डू पीजेंट्स, सिंपली रिच पीजेंट्स भी लिख सकते हो, रशिया के जो वेल टू डू या रिच पीजेंट्स थे उनको कुलक्स नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, स्टैलिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स मीन्स कुलक्स एंड ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब रिच पीजेंट्स, पीजेंट्स डायरेक्टली तो क्रॉप्स बेचते नहीं है, वो किसी ट्रेडर की हेल्प लेते हैं, व्यापारी की, तभी तो मार्केट में सप्लाई होता है। तो रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स फॉर होल्डिंग ग्रेन्स फॉर हायर प्राइसेस, ऐसा किसका मानना था, स्टैलिन का। अब जब स्टैलिन को लगा कि लोगों ने छुपा के रखा है और जान के मार्केट में नहीं आने दे रहे, तो ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स, पार्टी मेंबर्स टू सुपरवाइज, अलग अलग सिटीज में और विलेजेस में, सिटीज में नहीं, बेसिकली पीजेंट्स जहाँ पे रहते हैं विलेजेस में, तो अलग अलग विलेजेस में इनके पार्टी मेंबर्स जा रहे थे और वहां पे जो कुलक्स थे, रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स थे, उनको रेड कर रहे थे। उनको रेड करने का मतलब कि उनके घर की तलाशी ले रहे थे, ये खोज रहे थे कि कहाँ पे छुपा के रखे हैं। बट हुआ क्या, कुछ मिला नहीं उनको, ठीक है, कुछ हाथ, निराशा हाथ लगी, सिंपली कह सकते हो। स्टैलिन को लगता था कि जो रिच पीजेंट्स हैं उन्होंने क्रॉप्स को छुपा के रखा है, तो इन्होंने पार्टी मेंबर्स को ऑर्डर दिया टू सुपरवाइज, या फिर सिंपली कह सकते हो कि टू लुक आफ्टर देम एंड रेड एट द हाउसेस ऑफ कुलक्स, कुलक्स के हाउसेस पे रेड करने के लिए। तो जब ऐसा किया गया देन दे फाउंड नथिंग, कुछ भी उनको मिला नहीं। अब जब नहीं मिला
तो सिचुएशन तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। देखो नहीं मिला का दो कंडीशन हो सकता है, लोग बहुत अच्छे से छुपा दिए थे या फिर वाकई में नहीं था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमें क्या देखना है कि नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, अब दोबारा से स्टैलिन कुछ दिमाग लगाए, कहें कि अब क्या हो सकता है। तो देखो फाउंड नथिंग देन दे अब जो उनके पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने अब कहा नाउ, अब उन्होंने आर्गुमेंट क्या दिया कि ग्रेन शॉर्टेज, वाकई में उनको लगा कि अब रेडिंग तो वो कर चुके थे, रेड डाल चुके थे लोगों के घरों पे, लेकिन कुछ मिला नहीं था। तो अब वो कहें कि लगता है वाकई में ग्रेन्स की सप्लाई कम हो गई है, शॉर्टेज हो गया है। तो इन्होंने कहा कि ग्रेन शॉर्टेज वाज ड्यू टू द स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग्स का मतलब पहले क्या था, जो नोबिलिटी क्लास के लोग या फिर हायर स्टेटा के लोग थे, जो रिच पीपल्स थे, उनकी जो जमीनें थी वो ज्यादा हुआ करती थी, तो एक साथ वो उस पर क्रॉपिंग करते थे। अब उस जमीन को लेके छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के सारे पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो अब क्या था, देखो जब पैचेस बड़े होंगे तो उस पर फार्मिंग आसान होती है। क्यों होती है, गांव में अगर देखोगे तो गांव विलेज एरिया में बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे लैंड छोटी होती है वहाँ पे उतना ज़्यादा हम इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि मान लो अगर छोटा सा लैंड है, उस लैंड पे अगर फार्मिंग करने के लिए हम बड़ी सी मशीनरी सेटअप कर लें, उतना प्रोडक्शन हो ही ना वहाँ से, तो कोई फायदा होगा नहीं। इसकी वजह से हम बेसिकली करते क्या है कि उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड के लिए हम बड़ी मशीनरीज या मॉडर्न मशीनरीज का यूज नहीं करते हैं। थोड़ा कभी प्रोडक्शन होता है लेकिन हम बड़ी मशीनरीज का यूज नहीं करते, क्योंकि बड़ी मशीनरीज का यूज करना वहाँ पे फायदेमंद नहीं होगा। पैचेस छोटे हैं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा उतना जितना कि हमारा कॉस्ट लग जाएगा उस मशीनरीज को यूज करने का। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में ये दिक्कतें थी। तो इन लोगों को लगा, जो पार्टी मेंबर्स थे, कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड होने की वजह से ही शॉर्टेज हुआ है। तो अब जब पैचेस स्मॉल हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अब लोग क्या कोशिश करेंगे कि उन पैचेस को एक कलेक्टिव पैच बनाया जाए। कलेक्टिव पैच का मतलब कि जितने भी, मान लो अगर 15-20 लोग हैं जिनके पास इतनी इतनी जमीनें हैं, तो सभी लोगों की जमीनें एक में मिला दिया जाए और सभी लोग मिलकर उसमें कलेक्टिवली काम करें। अब अगर मशीन आएगी तो उस 20 लोगों की जितनी जमीनें हैं सब पे वर्क करेगी और सभी लोग उसमें पैसे दे देंगे, तो फिर उतना प्रोडक्शन तो निकल जाएगा। एक बार मशीन को बुलानी पड़ेगी या सेटअप करनी पड़ेगी, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि लोगों का खर्चा उतना ही रहेगा लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि हम मॉडर्न मशीनरीज और मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए स्टैलिन अब ऑर्डर किए किस चीज के लिए, कलेक्टिवाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एक बार पॉइंट से देखते हैं। देखो फाउंड नथिंग दे अर्ग्ड ग्रेन शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स वर बेसिकली ड्यू टू द स्मॉल होल्डिंग्स, ठीक है, स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से है। सो ऑर्डर्ड कलेक्टिवाइजेशन। अब कलेक्टिवाइजेशन क्या है, तो कलेक्टिवाइजेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फॉर्म्स टू कलेक्टिव फॉर्म्स। अब कलेक्टिव फॉर्म के आगे मैंने लिखा है कोलखोज, ये क्या है, सेम वे में जिस तरीके से रिच पीजेंट्स को रशियन वर्ल्ड में कुलक्स से डिनोट किया जाता है, कलेक्टिव फॉर्म्स या बड़े बड़े फॉर्म्स जो कलेक्ट करके उस पर कलेक्टिवली फार्म किया जाता है, फार्मिंग की जाती है, उस पैचेज ऑफ लैंड को, उस कलेक्टिव फार्म को हम रशियन टर्म्स में क्या बोलते हैं, कोलखोज, ठीक है। तो देखो कोलखोज और कुलक्स ये बेसिकली रशियन वर्ड है, रशिया के टर्म्स में है, हर ओवरऑल वर्ल्ड के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये सिर्फ रसिया के वेल टू डू पीजेंट्स को बोला जाता था और ये सिर्फ रसिया के कलेक्टिव लैंड्स को बोला जाता था, ठीक है। तो हुआ क्या, ऑर्डर कलेक्टिवाइजेशन, जोसेफ स्टैलिन ने कलेक्टिवाइजेशन का ऑर्डर दिया। कलेक्टिवाइजेशन क्या था, तो ही ऑर्डर्ड द कन्वर्जन ऑफ स्मॉल फॉर्म्स टू कलेक्टिव फॉर्म्स, दैट इज कोलखोज इन 1929। तो फाइनली कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो कब से शुरू हुआ था, 1929 से शुरू हुआ था। तो अभी तक हमने जितने पॉइंट्स देखे वो क्या था, एक बैकग्राउंड था कि किस तरीके से कलेक्टिवाइजेशन की तरफ रशियन सोसाइटी बढ़ी थी, क्या रीजंस थे जिसकी वजह से कलेक्टिवाइजेशन करना पड़ा था, ठीक है। अब 1929 में फाइनली कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। तो आफ्टर कलेक्टिवाइजेशन, आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन क्या क्या चीजें आई, कलेक्टिवाइजेशन को कैसे प्रैक्टिस किया गया, वाकई में कलेक्टिवाइजेशन को कैसे कैरी आउट किया गया था, लैंड को कैसे कलेक्ट किया गया एंड कैसे उसे फार्मिंग का आइडिया लाया गया, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो कलेक्टिवाइजेशन का ऑर्डर हो गया। नाउ बल्क ऑफ इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप।
जो मान लो 20 लोगों की जमीनें एक साथ इकट्ठा कर ली गई, अब उस 20 लोगों में किसी एक को उसका ओनर बनाया जाएगा, ठीक है, कोई एक होगा जो उसका ओनर होगा। ओनर इन द सेंस कि ओनर तो बेसिकली स्टेट हुआ करता था, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी थी, स्टालिन ओनर थे, बट इनडायरेक्टली अपने अंडर में अब सारे लैंड्स को स्टालिन अकेले तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, तो उसके अंडर में, उनके अंडर में स्टालिन के कोई और भी रहे होंगे ओनर स्मॉल पैचेस के। स्मॉल पैचेस का मतलब कि जो कलेक्टिव पैचेस थे, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे रसिया की जमीन एक ही में मिला दी गई है, अलग अलग लार्ज फार्म्स में कन्वर्ट किया गया। तो हर लार्ज के फार्म्स के जो ओनर थे उनके पास सारे बल्क इंप्लीमेंट्स भी ट्रांसफर किए गए। बल्क इंप्लीमेंट्स ट्रांसफर करने का मतलब कि जिन चीजों की जरूरत पड़ती है खेतों में, जैसे बैल वगैरह, ठीक है, जो कैटल्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है खेत में प्लॉइंग वगैरह करने के लिए, जुताई वगैरह करने के लिए, उन लोगों की जरूरत थी। बाकी जितने भी मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, फावड़ा एंड ऑल, ये सारी चीजें कलेक्ट करके, जितने भी पीजेंट्स थे, 20 लोगों की जमीनें इकट्ठा हुई तो 20 लोगों की जितने भी इक्विपमेंट्स थे, सब चीजों को इकट्ठा करके जो ओनर था उसके पास ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो पहली चीज क्या की गई कलेक्टिवाइजेशन के लिए कि जो लैंड है उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड वर कन्वर्टेड इनटू कलेक्टिव फॉर्म्स नोन एज कोलखोज। कोलखोज में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। बल्क ऑफ इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप, जो ओनर था उसके पास ज्यादातर इंप्लीमेंट्स ट्रांसफर कर दिए गए। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट, क्या पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क या कल्टीवेट ऑन द कलेक्टिव फार्म्स। फोर्स्ड का मतलब अपने मन से करना नहीं चाहते थे। अब क्वेश्चन करोगे कि सर क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे तो फायदा ही था, तो क्यों नहीं करना चाहते थे। देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फायदा कम करे लेकिन अगर हमारी हो तो वो चीजें अच्छी होती हैं। अभी तक लैंड का पैचेज छोटा था, प्रोडक्शन कम हो रहा था, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फायदा क्या था कि लोग अपने रूलर थे, किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब लोग अपने रूलर नहीं रह जाएंगे, अब उन लोगों को किसी और के अंडर में रह के काम करना होगा। जमीनें उनकी अपनी ही हैं लेकिन किसी और के अंडर में रह के काम करना होगा। तो इसकी वजह से लोग बेसिकली काम नहीं करना चाहते थे। और भी बहुत सारे रीजन थे, बुक में सोर्स पॉइंट करके दिया हुआ है, अलग अलग लोगों ने चिट्ठी वगैरह में लिखा है अपने रीजन, तो वो सारी चीजें पॉइंट नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि लोग काम नहीं करना चाहते थे, बट पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू डू वर्क ऑन कलेक्टिव फार्म्स। कोलखोज पे फोर्स किया जाता था उनको काम करने के लिए, यूजिंग दोज बल्क इंप्लीमेंट्स डिपॉजिटेड एट द ओनरशिप। ओनरशिप के पास जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह डिपॉजिट था उसका यूज करके उन्हें काम करना होता था। एंड द प्रॉफिट वाज टू बी शेयर्ड। ये कहा जाता था कि स्टेट कुछ नहीं रखेगा, जितनी भी फार्मिंग में प्रोडक्शन होगा वो सारी चीजें आप में ही बटेंगी इक्वली, मतलब जो भी शेयर वगैरह है उसको लैंड के अकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट जो भी होगा उसको बांट दिया जाएगा। बट इन स्पाइट ऑफ दिस लोग थोड़ा नहीं काम करना चाहते थे क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती ना, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता एक दूसरों पे। तो ये सारी चीजें थी। तो यहाँ तक हमने देख लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या था। देखो आफ्टर द डेथ ऑफ व्लादिमीर लेनिन जोसेफ स्टालिन पावर में आए। 1927 से 28 के बीच में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स हुआ। एक्यूट शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट ने प्राइसेस फिक्स की, और प्राइसेस फिक्स करने के बावजूद लोग अपने जो ग्रेन्स थे उसको सेल नहीं करना चाहते थे। अब लोग ग्रेन्स नहीं सेल करना चाहते थे, इसकी वजह से टाउन्स में सिचुएशन और बुरी होती चली गई। और अब लोगों ने एज्यूम किया, जोसेफ स्टालिन ने एज्यूम किया कि हो सकता है जो रिच पीजेंट्स हैं, कुलक्स, जो रिच पीजेंट्स हैं और ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ग्रेन्स को होल्ड कर लिया हो, रोक लिया हो हायर प्राइसेस के लिए। तो उन्होंने उनके घर पे रेड करवाया, रेड करवाने में उनको कुछ नहीं मिला। तो दूसरा इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं, जो शॉर्टेज हो रहा है ये स्मॉल पैचेस की वजह से हो रहा है, और पैचेस को, स्मॉल पैचेस को एक कलेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और इस प्रोसेस को कलेक्टिवाइजेशन कहा गया। तो 1929 में फाइनली कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में क्या था, तो सबसे पहले कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड वर कन्वर्टेड इनटू कलेक्टिव फॉर्म्स नोन एज कोलखोज। बल्क इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप, जो बल्क इंप्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उसको ओनरशिप पे ट्रांसफर किया गया। एंड द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क ऑन द कलेक्टिव फार्म्स एंड द प्रॉफिट वाज टू बी शेयर्ड। उनको फोर्स किया गया कलेक्टिव फार्म पे काम करने के लिए, प्रॉफिट शेयर किया जाना था। बट एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वर द पीपल हैप्पी, वर पीपल हैप्पी? अभी तो आपको देख के लग रहा है
ऑलरेडी इसका आंसर मैंने बता दिया है कि लोग नहीं काम करना चाह रहे थे क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही थी। लेकिन एक तरीके से कह सकते हो कि इसका क्या फायदा था, क्या आउटकम था। तो इसका क्या आउटकम रहा, लोगों ने इस पे कैसे रिएक्ट किया और लोगों के रिएक्शन पे गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्ट किया, और फाइनली कलेक्टिवाइजेशन का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इसकी वजह से फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक